गुड मॉर्निंग। जेके न्यूज नेटवर्क के मॉर्निंग बुलेटिन में आपका स्वागत है। झारखंड में 22 अप्रैल से स्वास्थ्य सुरक्षा सप्ताह लगाया गया था, जिसकी अवधि 13 मई को समाप्त होने जा रही है। हालांकि कोरोना संक्रमितों की बढ़ती संख्या को देखते हुए राज्य सरकार एक बार फिर स्वास्थ्य सुरक्षा सप्ताह की अवधि बढ़ाने पर विचार कर रही है। ऐसा इसलिए है क्योंकि बीते 18 दिनों में राज्य में 7,98,398 सैंपलों की जांच की गई। इनमें 13.65% की दर से 1,08,987 नए संक्रमित मिले। इधर राज्य में अब तक 2,224 मरीजों की मौत हो चुकी है, जो संक्रमितों के कुल आंकड़े का 2.05% है। सोमवार को राज्य भर में 6,962 मरीजों को डिस्चार्ज किया गया। ऐसा लगातार दूसरे दिन भी हुआ है। संक्रमित से ज्यादा संख्या स्वस्थ होने वालों की रही है। वहीं राज्य में कोरोना जांच के लिए सोमवार को विशेष अभियान भी चलाया गया। इसमें राजधानी से अधिक संक्रमित बोकारो और जमशेदपुर मिले। रांची में 526 नए मामले आए, वहीं जमशेदपुर में 1,015 तथा बोकारो में 623 नए केस मिले। सोमवार को 1 लाख से अधिक सैंपल की जाँच की गई। झारखंड की रिकवरी रेट अब भी देश के रिकवरी रेट से कम है। झारखंड में 78.84% मरीज ठीक हो रहे हैं, जबकि राष्ट्रीय औसत 82.40% का है। राज्य में हेल्थ वर्कर व फ्रंटलाइन वर्कर के अलावा 45 साल से अधिक उम्र के लोगों का टीकाकरण किया जा रहा है। हालांकि टीकाकरण लक्ष्य में हम काफी पीछे हैं। टीके के पहले डोज की बात करें तो मात्र 26% ही पूरा हो पाया है। वहीं दूसरे डोज का लक्ष्य 48% पूरा हुआ है। राज्य के कई ऐसे जिले हैं जहां 45 साल से अधिक उम्र वालों को पहला टीका देने का लक्ष्य 12 से 30% तक पूरा हो पाया है। इनमें सबसे पिछड़ा जिला साहिबगंज है, जहां मात्र 12% लक्ष्य पूरा हो पाया है। राज्य में सोमवार को 12,339 लोगों ने कोरोना वायरस के पहले डोज का टीका लिया है। इस दिन 70,850 लोगों को टीका देने का लक्ष्य था। इसमें उपलब्धि मात्र 17% रही। वहीं सोमवार को 18,128 लोगों ने टीके का दूसरा डोज लिया। इस दिन 87,026 लोगों को टीके देने का लक्ष्य था, लेकिन महज 2% लोगों ने ही टीका लिया। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने रिम्स समेत राज्य के सभी अस्पतालों में मरीजों की भर्ती की प्रक्रिया को सरल और सुगम बनाने का निर्देश दिया है। उन्होंने कहा है कि मरीजों को इंतजार करने की स्थिति स्वीकार नहीं है। रिम्स तो तत्काल सुधार करे और साथ ही राज्य के अन्य अस्पताल भी मरीजों को त्वरित भर्ती करे। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने कहा है कि कोरोना की पहली लहर में आयुष परिक्षेत्र और होम्योपैथी मेडिकल साइंस की भूमिका सराहनीय थी। अब एक बार फिर से होम्योपैथिक ट्रीटमेंट के माध्यम से कोविड पर काबू पाने पर कार्य राज्य में शुरू हो रहा है। होम्योपैथिक विशेषज्ञों ने संक्रमण से लड़ने के लिए कई दवा तैयार की है। संक्रमण से लेकर शरीर में ऑक्सीजन की कमी तक का पूरा करने के लिए होम्योपैथ में दवा है। इन दवा को वैसा जीवन आयुष कोरोना किट में डालकर संक्रमितों तक पहुंचाया जाएगा। श्री सोरेन ने बिरसा जीवन आयुष कार्यक्रम की ऑनलाइन शुरुआत करते हुए ये बातें कही हैं। झारखंड सरकार ने कोविड-19 की तीसरी वेव से निपटने के लिए अभी से तैयारी शुरू कर दी है। अस्पताल में ऑक्सीजन बेड की जरूरत को पूरा करने के लिए हर जिला अस्पताल में प्रेशर स्विंग एडॉप्शन या ऑक्सीजन प्लांट लगाने की योजना बनाई गई है। राज्य सरकार ने सभी 24 जिलों के सदर अस्पतालों में PSA स्थापित करने पर काम शुरू कर दिया है। अगले कुछ दिनों में यह काम आरंभ कर दिया जाएगा। केंद्र सरकार की सहायता से झारखंड के 4 अस्पतालों में ऑक्सीजन प्लांट लगाया जा रहा है और वर्ष 2020 में भारत सरकार ने रांची के सदर अस्पताल व रिम्स, जमशेदपुर के MGM और धनबाद के PMCH में ऑक्सीजन प्लांट लगाने की योजना को मंजूरी दी थी। योजना के तहत रिम्स और सदर अस्पताल में प्लांट तैयार लगभग शुरू होने की स्थिति में पहुंच गया है। इस समय भारत कोविड-19 की दूसरी लहर का सामना कर रहा है। ऐसे में वैज्ञानिक तीसरी लहर आने की संभावना जता रहे हैं। वहीं कई ऐसे देश भी हैं जहां महामारी की चौथी लहर आ चुकी है। कोविड-19 की दूसरी लहर के देश में कोहराम मचाने के बीच अब सवाल उठता है कि कोरोना की तीसरी लहर कब आएगी। इस संबंध में बेंगलुरु के इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ पब्लिक हेल्थ के प्रोफेसर डॉक्टर गिरधारी बाबू का कहना है कि सर्दियों में और इस वर्ष के अंत और दिसंबर की शुरुआत में ऐसा हो सकता है।
इस लहर से लोगों की जान बचाने के लिए दिवाली से पहले कमजोर व बीमार लोगों को टीकाकरण हो जाना चाहिए। तीसरी लहर के बारे में माना जा रहा है कि यह बच्चों को ज्यादा प्रभावित करेगी। केंद्र सरकार के प्रमुख वैज्ञानिक सलाहकार प्रोफेसर के विजय राघवन ने कहा है कि कोरोना की तीसरी लहर का आना तय है। वेरिएंट की बदलती प्रकृति को देखते हुए हमें इसकी तीसरी लहर के लिए तैयार रहना होगा। यह कब आएगी, इसके बारे में कोई भविष्यवाणी तो नहीं की जा सकती, लेकिन आएगी जरूर। डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी विश्वविद्यालय में यूजी और पीजी के एंड सेमेस्टर की परीक्षा ऑनलाइन होगी। इसमें से पहले तय किया गया था मल्टीपल चॉइस प्रश्न होंगे। साथ ही परीक्षा के लिए विद्यार्थियों को 1 घंटे का समय मिलेगा। अब इसमें बदलाव किया गया है। कुलपति डॉक्टर एस.एन. मुंडा के अनुसार मल्टीपल चॉइस के अलावा सब्जेक्टिव सवाल भी होंगे और इसके लिए विद्यार्थियों को 2 घंटे का समय मिलेगा। यूजी के सेमेस्टर 1, 3 और 5 और पीजी के सेमेस्टर 1 और 3 के एंड सेमेस्टर की परीक्षा ऑनलाइन होनी है। इसमें यूजी के विद्यार्थियों से 2 घंटे में कुल 80 सवाल पूछे जाएंगे। इसमें 20 सवाल का दीर्घ उत्तरीय सब्जेक्टिव सवाल शामिल होगा। वहीं पीजी के विद्यार्थियों से 70 सवाल पूछे जाएंगे। इनमें भी 20 नंबर के सवाल सब्जेक्टिव होंगे। यूजी और पीजी के विद्यार्थियों को 2 घंटे का समय मिलेगा। रांची विश्वविद्यालय में 13 मई तक वर्क फ्रॉम होम बढ़ा दिया गया है। इसमें सभी कार्यालय, विभाग और कॉलेज के कर्मचारी घर से काम करेंगे। जरूरत पड़ने पर ही वे कार्यालय आएंगे। इस संबंध में नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया है। इसके अलावा बीएससी, बीएस और बीकॉम सेमेस्टर 2 का ऑनलाइन परीक्षा फॉर्म भरने के लिए ऑनलाइन पोर्टल ओपन कर दिया गया है। परीक्षा फॉर्म भरने के लिए मिड सेमेस्टर और एंड सेमेस्टर की परीक्षाएं होंगी। 12 मई को रमजान माह की 29वीं तारीख है। इस दिन ईद उल फित्र का चांद नजर आने की संभावना रहती है। इस दिन चांद नजर आया तो 13 मई को ईद की नमाज अदा की जाएगी, नहीं तो 14 मई को ईद मनाई जाएगी। इमारत शरिया के मौलाना मुफ्ती अनवर कासमी ने कहा कि 12 मई को चांद नजर आने की संभावना है। यदि चांद नजर आए तो इसकी सूचना दे। नेपाल के प्रधानमंत्री केपी शर्मा ओली सोमवार को प्रतिनिधि सभा में पेश विश्वास प्रस्ताव हार गए हैं। राजनीतिक रूप से संकट का सामना कर रहे ओली के लिए इसे एक और झटका माना जा रहा है। जो कम्युनिस्ट पार्टी नेपाल नीत पुष्प दहल कमल प्रचंड गुट द्वारा सरकार से समर्थन वापस लिए जाने के बाद पार्टी पर पकड़ मजबूत करने की कोशिश कर रहे थे। संसद के निचले सदन प्रतिनिधि सभा में प्रधानमंत्री ओली को केवल 93 मत मिले, जबकि 124 सदस्यों ने विश्वास मत के खिलाफ प्रस्ताव दिया। पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने सोमवार को अपनी नई सरकार के मंत्रिमंडल का गठन किया है। राज्यपाल जगदीप धनखड़ ने राजभवन में तृणमूल कांग्रेस के 43 विधायकों को मंत्री पद की शपथ दिलाई है। ममता बनर्जी ने अपने मंत्रिमंडल में 16 नए चेहरों को शामिल किया है। इनमें 43 मंत्रियों में से 24 कैबिनेट, 10 राज्य मंत्री और 9 राज्य मंत्री शामिल हैं। 10 से राज्य मंत्री स्वतंत्र प्रभार वाले हैं। कोवैक्सीन बनाने वाली कंपनी भारत बायोटेक ने बताया कि उसने दिल्ली और महाराष्ट्र सहित 14 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को सीधे टीके भेजना शुरू कर दिया है। भारत बायोटेक के मुताबिक कंपनी ने 1 मई से राज्यों को वैक्सीन की सप्लाई शुरू कर दी है। कंपनी के संयुक्त प्रबंध निदेशक सुचित्रा एला ने यह जानकारी दी है। कोरोना महामारी का साया ओलंपिक के आयोजन पर भी लगातार नजर आ रहा है। बीमारी की दूसरी लहर ने जिस प्रकार से पूरी दुनिया में पैर फैलाए हैं, उसके बाद ओलंपिक के आयोजन को लेकर संदेह लगातार बना हुआ है। जापान के स्थानीय नागरिक भी ओलंपिक का आयोजन नहीं चाहते। हाल ही में कई मीडिया संस्थान की ओर से 7 से 9 मई तक कराए गए सर्वे में 59% जापान की जनता ने ओलंपिक का आयोजन रद्द करने के पक्ष में मतदान किया है। भारतीय कप्तान विराट कोहली, वरिष्ठ गेंदबाज ईशांत शर्मा और टेस्ट विशेषज्ञ बल्लेबाज चेतेश्वर पुजारा ने सोमवार को कोविड-19 का पहला टीका लगवाया। मुंबई में रहने वाले कोहली ने इंस्टाग्राम के जरिए यह जानकारी दी है। भारतीय टीम जुलाई में श्रीलंका का दौरा करेगी, जहां वो T20 और वनडे सीरीज खेलेगी। श्रीलंका दौरे के लिए जो टीम चुनी जाएगी उसमें इंग्लैंड दौरे के लिए चुने गए खिलाड़ी शामिल नहीं होंगे। इंग्लैंड के दौरे पर जाने वाली भारतीय टीम जून में न्यूजीलैंड के खिलाफ वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप का फाइनल मैच खेलने के बाद इंग्लैंड में रुकी रहेगी। टीम इंडिया अगस्त-सितंबर में इंग्लैंड के साथ 5 टेस्ट मैचों की सीरीज खेलेगी। एशियाई फुटबॉल परिसंघ ने सोमवार को कहा है कि उज्बेकिस्तान चैंपियंस लीग ग्रुप एच और आई के बाकी बचे मुकाबलों की मेजबानी 25 से 11 जुलाई तक करेगा।
एएफसी ने प्रेस विज्ञप्ति में यह जानकारी दी है। इस फैसले के बाद एएफसी चैंपियंस लीग के ग्रुप चयन के लिए स्थल चयन प्रक्रिया संपन्न हो गई। थाईलैंड फुटबॉल संघ ने ग्रुप एफ, जी और जे के मैचों को 22 जून से 11 जुलाई तक मेजबानी की पुष्टि की है। राज्य के कई जिलों में रविवार और सोमवार को हल्की से लेकर मध्यम दर्जे की बारिश हुई। सबसे अधिक बारिश रामगढ़ में करीब 27 मिलीमीटर हुई। सबसे अधिक बारिश उत्तरी छोटानागपुर के साथ साथ कोल्हान में भी हुई। गढ़वा में भी करीब 2 मिलीमीटर बारिश हुई। राजधानी में कुछ स्थानों पर छिटपुट बारिश हुई। बारिश और तेज हवा के कारण मई के दूसरे सप्ताह में भी लोगों को गर्मी से राहत मिल रही है। अधिकतम तापमान सामान्य से 4 से लेकर 8 डिग्री सेल्सियस तक नीचे चल रहा है। सोमवार को रांची से भी कम डाल्टनगंज का तापमान रहा। रांची का अधिकतम तापमान 35 डिग्री जबकि डाल्टनगंज का 33 डिग्री सेल्सियस रहा। मौसम केंद्र के अनुमान के मुताबिक 13 मई तक मौसम का मिजाज बदला रहेगा। इसके बाद तापमान बढ़ सकता है। अभी के लिए बस इतना ही। आप बने रहें जेके न्यूज नेटवर्क के साथ। लेकिन हमेशा की तरह हमारी आपसे यही अपील है कि घरों पे रहे, सुरक्षित रहे, कोरोना गाइडलाइंस का पालन करें, बेवजह घरों से बाहर ना निकले और वैक्सीन अपनी बारी आने पर जरूर ले, क्योंकि कोरोना की चेन हम तभी तोड़ सकते हैं जब हम इसके सभी गाइडलाइंस का पालन करेंगे। आप सभी का दिन शुभ हो। नमस्कार।